हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हम पढ़ेंगे। आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का स्पर्श के बुक से पाठ 4, जो है वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन। सबसे पहले इस चैप्टर के लेखक के बारे में हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर के लेखक जो है वो है धीरंजन मालवीय, यानी कि ये धीरंजन मालवीय। चलिए स्टार्ट करते हैं इनके लेखक के बारे में पढ़ना। धीरंजन मालवीय का जन्म बिहार के नालंदा जिले में डुमरावा गांव में 9 मार्च 1952 को हुआ। यानी कि धीरंजन मालवीय जो है ये बिहार से बिलोंग करते हैं। इनका जन्म नालंदा जिले में डुमरावा गांव में 9 मार्च सन 1952 को हुआ था। ये AMSCC यानी कि सांख्यिकी और MBA और LLB है। यानी कि इन्हें MSc, MBA एंड LLB की डिग्री प्राप्त है। आकाशवाणी और दूरदर्शन से जुड़े मालवीय अभी भी वैज्ञानिक जानकारी को लोगों तक पहुंचाने के काम में जुटे हुए हैं। यानी कि धीरंजन मालवीय जो है ये आज भी लोगों तक विज्ञान की कुछ खोजें कर उन्हें हम तक पहुंचाते हैं। आकाशवाणी और BBC यानी कि लंदन, आकाशवाणी और BBC में कार्य करने के दौरान मालवीय रेडियो विज्ञान पत्रिका ज्ञान विज्ञान का संपादन और प्रसारण करते थे। यानी कि जब ये लंदन में थे तो वहाँ पे ये कभी लंदन गए होंगे इनकी BBC के स्टडी के लिए, तब ये वहाँ दौरान रेडियो विज्ञापन पत्रिका में काम करते थे। उस पत्रिका का नाम था ज्ञान विज्ञान। मालवीय की भाषा सीधी, सरल और वैज्ञानिक शब्दावली लिए हुए है। यानी कि धीरंजन मालवीय जी जो हैं वो अपनी कृतियों में सीधी, सरल एवं विज्ञान से रिलेटेड विज्ञान की शब्दावली भाषा यूज़ करते हैं। यथावश्यक अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग भी वे करते हैं। यानी कि ये जनरली सभी लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। मालवीय ने कई भारतीय वैज्ञानिकों की संक्षिप्त जीवनियाँ लिखी है जो इनकी पुस्तक विश्वविख्यात भारतीय वैज्ञानिक पुस्तक में समाहित है। यानी कि इन्होंने इंडिया के कुछ भारतीय वैज्ञानिकों की कुछ वैज्ञानिकों की जीवनियाँ लिखी है, जो कि पुस्तक विश्वविख्यात भारतीय वैज्ञानिक नामक पुस्तक में समाहित है। प्रस्तुत पाठ, यानी कि अब हम देखेंगे कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। प्रस्तुत पाठ वैज्ञानिक चेतना के वाहक रामन में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय वैज्ञानिक के संघर्ष में जीवन का चित्रण किया गया है। यानी कि ये चैप्टर है इसमें सर वेंकट रामन के संघर्ष में जीवन का चित्रण किया गया है। वेंकट रामन कुल 11 साल की उम्र में मैट्रिक विशेष योग्यता के साथ इंटरमीडिएट भौतिक और अंग्रेजी में स्वर्ण पदक के साथ BA और प्रथम श्रेणी में MA करके मात्र 18 साल की उम्र में कोलकाता में भारत सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट में सहायक जनरल अकाउंटेंट नियुक्त कर लिए गए थे। इनकी प्रतिभा से इनके अध्यापक तक अभिभूत थे। यानी कि इन्होंने जब 11 साल के थे तब मैट्रिक कंप्लीट किया और इन्होंने एक विशेष योग्यता के साथ इंटरमीडिएट कंप्लीट किया और भौतिक और अंग्रेजी यानी कि फिज़िक्स और इंग्लिश में इन्हें स्वर्ण पदक BA मिला और ये फर्स्ट आए थे MA में। और जब ये 18 साल के थे उस समय
इन्हें भारत सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट में सहायक जनरल अकाउंटेंट की जॉब मिली। और यह जो इनकी ये इतने पढ़ने की जो वो थी ना, मतलब ये देखकर ना इनके टीचर्स भी शॉक थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। सन 1930 में नोबेल पुरस्कार पाने के बाद सीवी रामन ने अपने एक मित्र को उस पुरस्कार समारोह के बारे में लिखा था, यानी कि 1930 में, यानी कि 1930 में जब इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था तो उन्होंने अपने मित्र को पुरस्कार समारोह के बारे में कोई पत्र लिखा था। जैसे ही मैं पुरस्कार लेकर मुड़ा और देखा कि जिस स्थान पर मैं बैठाया गया था उसके ऊपर ब्रिटिश राज्य का यूनियन जैक लहरा रहा है, तो मुझे अफसोस हुआ कि मेरे दीन देश भारत की अपनी पताका तक नहीं है। इस असाहस से मेरा गला भर आया और मैं फूट कर रो पड़ा। चंद्रशेखर वेंकट रामन में विज्ञान की उन्नति के चिर आकांक्षी थे तथा भारत की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। वे महात्मा गांधी को अपना अभिन्न मित्र मानते थे। नोबेल पुरस्कार समारोह के बाद एक भोज के दौरान उन्होंने कहा था, मुझे एक बधाई का तार अपने सर्वाधिक प्रिय मित्र यानी कि महात्मा गांधी से मिला है, जो इस समय जेल में है। एक मेधावी छात्र से महान वैज्ञानिक तक की रामन की संघर्ष में जीवन यात्रा और उनकी उपलब्धियों की जानकारी यह पाठ बखूबी कराता है। यानी कि इस पार्ट में हम चैप्टर में जो है वो पढ़ेंगे इन्हें, मतलब इनका जीवन कितना संघर्ष में रहा, इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले समय समय पर, इनका तबादला कहाँ हुआ, ये कहाँ जॉब लगे, और ये इनकी स्टडीज़ कंप्लीट करने के लिए क्या करते थे, किस चीज़ का सहारा लेते थे, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का ओवरव्यू हमने ऊपर देख लिया है, तो सीधा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पेड़ से सेब गिरते हुए तो लोग सदियों से देखते आ रहे हैं, मगर गिरने के पीछे छिपे रहस्य को न्यूटन से पहले कोई और समझ नहीं पाया था। ठीक उसी प्रकार विराट समुद्र की नील वर्णीय आभा को भी असंख्य लोग आदिकाल से देखते आ रहे हैं, मगर इस आभा पर खड़े रहस्य के पर्दे को हटाने के लिए हमारे समक्ष उपस्थित हुए सर चंद्रशेखर वेंकट रामन। यानी कि लेखक कहना चाहते हैं कि पेड़ से गिरता हुआ सेब तो सबने देखा, लेकिन इसके पीछे की थ्योरी क्या है, क्यों गिरता है, ये सिर्फ न्यूटन ने नोटिस किया। ठीक उसी प्रकार इतने बड़े समुद्र को तो सबने देखा, लेकिन इसकी आभा, यानी कि इसकी आभा पर पड़े रहस्य के पर्दे को सिर्फ रामन ने ही हटाया है। अब वो रहस्य का पर्दा क्या है ये हम पढ़ेंगे आगे। बात सन 1921 की है, जब रामन समुद्री यात्रा पर थे। यानी कि सन 1921 में वेंकट रामन समुद्री यात्रा पर थे। जहाज के डेक पर खड़े होकर नीले समुद्र को निहारना प्रकृति प्रेमी रामन को अच्छा लगता था। यानी कि वो जहाज के डेक पर खड़े होकर पूरे समुद्र को देख रहे थे, बिकॉज उन्हें नेचर लाइफ बहुत पसंद थी। कि नेचर लाइफ का मतलब उन्हें ये देखना पसंद था कि नेचर में हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। हो क्या रहा है ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्यों हो रहा है ये सिर्फ कुछ ही लोगों ने नोटिस किया है। तो उनमें से सर चंद्रशेखर वेंकट रामन भी एक है। वे समुद्र की नीली आभा को घंटों खोए रहते, नीली आभा में घंटों खोए रहते। आभा मतलब उसकी सुंदरता, तो समुद्र की सुंदरता में घंटों खोए रहते। लेकिन रामन केवल भावुक प्रकृति प्रेमी ही नहीं थे,
उनके अंदर एक वैज्ञानिक की जिज्ञासा भी उतनी ही सशक्त थी। अब कह रहे हैं कि रामन जो है वो सिर्फ एक प्रकृति प्रेमी नहीं थे, वो एक जिज्ञासुक भी थे। उनके अंदर एक जिज्ञासुक वैज्ञानिक छिपा हुआ है। यह जिज्ञासा उनसे सवाल कर बैठी, मतलब उनके अंदर की जो जिज्ञासुक वैज्ञानिक था वो उनसे सवाल कर बैठा, आखिर समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है और कोई क्यों नहीं होता? तो भाई ये भी एक क्वेश्चन है कि समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है और कोई क्यों नहीं होता। ये जो एक क्वेश्चन है ना, ये सिर्फ रामन जी ने सोचा था, वरना हम में से मतलब माइंड में आया होगा कि नीला क्यों होता और कोई क्यों नहीं होता, लेकिन हमने कभी इस पर रिसर्च करने की कोशिश नहीं की। रामन सवाल का जवाब ढूंढने में लग गए। अब जो रामन के मन में सवाल आया है उसका जवाब तो वही ढूंढेंगे, तो वो उसके जवाब की खोज में लग जाते हैं। जवाब ढूंढते ही वे विश्वविख्याता बन गए, यानी कि जैसे ही उन्हें इस बात का आंसर मिला, इसके पीछे का रीज़न क्या है, वैसे ही वो विश्वविख्यात बन गए। रामन का जन्म, अब हम थोड़ा सा रामन के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पे। रामन का जन्म 7 नवंबर सन 1888 को तमिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था। यानी कि ये साउथ से बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु साउथ में, इसलिए साउथ से बिलोंग करते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि रामन जी का जन्म 7 नवंबर सन 1888 में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली गांव में हुआ था। इनके पिता जो है वो विशाखापट्टनम में गणित और भौतिक के शिक्षक थे। पिता इन्हें बचपन से गणित और भौतिक पढ़ाते थे, यानी कि इनके फादर गणित और भौतिक के शिक्षक थे, तो इन्हें बचपन से ना यही पढ़ाते थे। इनमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिन 2 विषयों के ज्ञान ने इन्हें जगत प्रसिद्ध बनाया, उसकी सशक्त नींव उनके पिता ने ही तैयार की थी। यानी कि अब बोल रहे हैं कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि जिन 2 विषयों के ज्ञान ने उन्हें विश्वविख्याता बनाया है, उन 2 विषयों की नींव उनके फादर ने ही रखी थी। यानी कि उनके फादर ने ही उन्हें इतना अच्छी तरह पढ़ाया था, इतना अच्छी तरह ट्रेन किया था कि वो विश्वविख्याता बन गए। कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने पहले ABN कॉलेज तिरुचिरापल्ली से और फिर प्रेसिडेंट्स कॉलेज मद्रास से की। यानी कि ABN की पढ़ाई उन्होंने 2 बार की है, पहली तो कॉलेज तिरुचिरापल्ली से और फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से की है। BA और MA दोनों ही परीक्षाओं में उन्होंने काफ़ी ऊंचे अंक हासिल किए थे। यानी कि BA और MA इन दोनों में इन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट ग्रांट किया था। रामन का मस्तिष्क विज्ञान के रहस्य को सुलझाने के लिए बचपन से ही बेचैन रहता था। यानी कि रामन का जो दिमाग है ना, वो बहुत स्मार्ट किस्म का था। तो विज्ञान का जो रहस्य थे, विज्ञान के रहस्य, उन रहस्य को सुलझाने की बेचैनी ना उन्हें बचपन से ही रहती थी। अपने कॉलेज के ज़माने से ही उन्होंने शोध कार्यों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। तो अपने कॉलेज के जब दिन थे, तब कॉलेज के दिन थे, तो उन्होंने तभी से शोध कार्यों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। उनका जो पहला शोध पत्र था गाइस, वो फिलोसॉफिकल मैगज़ीन में प्रकाशित हुआ था। अब जो ये वर्ड है फिलोसॉफिकल मैगज़ीन, ये मैगज़ीन का नाम है। ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि किस मैगज़ीन में उनका पहला शोध पत्र प्रकाशित हुआ था। तो इसका आंसर होगा फिलोसॉफिकल मैगज़ीन। ओके, उनकी दिली इच्छा तो यह थी कि वे अपना सारा जीवन शोध कार्यों को ही समर्पित कर दें, मगर उन दिनों शोध कार्यों को पूरा समय के करियर के रूप में अपनाने की कोई ख़ास व्यवस्था नहीं थी। लेकिन
रामन जो है वो चाहते थे कि वो अपना पूरा जो लाइफ है वो शोध कार्य में बिता दें, लेकिन उनके समय पर शोध कार्य करने के लिए इतना समय और क्या कहते हैं उपकरण उपलब्ध नहीं थे। प्रतिभावान छात्र सरकारी नौकरी की ओर आकर्षित होते थे। प्रतिभावान छात्र यानी कि जिनमें प्रतिभा होती है, वो छात्र सरकारी नौकरी की ओर आकर्षित होते थे। रामन भी अपने समय के अन्य सुयोग्य छात्रों की भांति भारत सरकार के वित्त विभाग के अफसर बन गए। यानी कि रामन भी जो है वो उनकी कैपेबिलिटी के अनुसार वित्त विभाग के अफसर बन गए, सरकारी नौकरी लग गई उनकी भी। उनकी तैनाती कलकत्ता में हुई थी। तैनाती का मतलब होता है उनकी जो जॉब लगी थी ना वो कलकत्ता में लगी थी। कलकत्ता में सरकारी नौकरी के दौरान, कलकत्ता में जब वो सरकारी नौकरी कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने अपने स्वाभाविक रुझान को बनाए रखा। स्वाभाविक रुझान यानी कि उन्होंने अपने जो सोच कर आए थे ना कि वो शोध कार्य को छोड़ेंगे नहीं, तो उन्होंने उसको बनाए रखा। दफ्तर से फुर्सत पाते ही वे लौटते हुए बहू बाज़ार आते, जहाँ इंडियन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला थी। यानी कि जब ये दफ्तर से लौटते तो एक बीच में बहू बाज़ार पड़ता था जिसके अंदर एक प्रयोगशाला थी। गाइस, ये जो प्रयोगशाला है इसका नाम ना आपको याद करना होगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आंसर में आता है। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। बहुत ईजी है, अगर आप याद करेंगे ना तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो आपको ये दो नाम जो मैंने बताए वो याद करने होंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। जब वो बहू बाज़ार जाते तो बीच में जब वो दफ्तर से घर जाते तो बीच में बहू बाज़ार पड़ता था, और बहू बाज़ार में थी एक प्रयोगशाला। आपको तो पता है उन्हें शोध कार्य कितने पसंद थे, तो वो उस प्रयोगशाला में जाया करते थे। यह अपने आप में एक अनूठी संस्था थी, यानी कि जिसे कलकत्ता में एक डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने वर्षों की कठिन मेहनत और लगन के बाद खड़ा किया था। यानी कि डॉक्टर महेंद्र लाल सरकारिया, इन्होंने अपनी वर्षों की कठिन मेहनत से उस प्रयोगशाला को बनाया था, खड़ा किया। इस संस्था का उद्देश्य था देश में वैज्ञानिक चेतना का विकास करना। यानी कि डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने जो ये संस्था बनाई थी, इसका उद्देश्य, इसके बनाने का पीछे उद्देश्य उनका ये था कि वैज्ञानिक चेतना का विकास करना, यानी कि साइंस जो है वो उस विकास करती है, डेवलपमेंट ऑफ साइंस, उनका यही था। अपने महान उद्देश्यों के बावजूद इस संस्था के पास साधनों का नितांत अभाव था। यानी कि संस्था के उद्देश्य तो बहुत महान थे, लेकिन थोड़े पैसों की कमी हो गई। रामन इस संस्था की प्रयोगशाला में काम चलाऊ उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए शोध कार्य करते, लेकिन रामन को तो शोध कार्य करने थे, तो प्रयोगशाला में जितने भी उपकरण मौजूद थे उन्हीं से वह शोध कार्य करते थे। यह अपने आप में एक आधुनिक हठयोग का उदाहरण था, जिसमें एक साधक दफ्तर में कड़ी मेहनत के बाद बहू बाज़ार की इस मामूली सी प्रयोगशाला में पहुंचता और अपनी इच्छा शक्ति के जोर से भौतिक विज्ञान को समृद्ध बनाने का प्रयास करता है। यानी कि रामन का जो ये इच्छा थी ना, इसको आधुनिक हठयोग का नाम दिया गया है। मतलब आधुनिक हठयोग यानी कि कुछ तो करना ही है, इनका हठ था ये, कि इनकी जिद थी कि मुझे करना ही है। ये एक आधुनिक हठयोग का उदाहरण था, जिसमें एक साधक दफ्तर में जिसमें ये एक दफ्तर में काम कर आते थे, लेकिन फिर भी उसके बाद बहू बाज़ार में जाकर, प्रयोगशाला में जाकर कुछ
प्रयोगशाला में जाकर भौतिक विज्ञान को समृद्ध बनाने का प्रयास करते रहते। तो इसी तरह ये इनका आधुनिक हठयोग बन गया। उन्हीं दिनों वे वाद्य यंत्रों की ओर आकर्षित हुए। वे वाद्य यंत्रों की ध्वनि के पीछे छिपे वैज्ञानिक रहस्य की परतें खोलने का प्रयास कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अनेक वाद्य यंत्रों का अध्ययन किया, जिसमें देशी और विदेशी दोनों प्रकार के वाद्य यंत्र थे। यानी कि जब वो वहाँ जाते तो उन्हीं दिनों, उनकी जॉब के दिनों में वे क्या कहते हैं या इंस्ट्रूमेंट्स की ओर अट्रैक्ट हो गए। उन्हें जानना था कि इंस्ट्रूमेंट जब बजते हैं उनके पीछे क्या लॉजिक है, कौन सी साइंस अपनाई गई है, तो वो इसके साइंस वैज्ञानिक रहस्य की परतें खोलने का प्रयास कर रहे थे। यानी कि उनके कंपन के पीछे छुपे, यानी कि उनकी ध्वनि कंपन, इसका मतलब इस कंपन का मतलब आप मुझे बताइएगा। कंपन का मतलब बहुत इजी है, आप मुझे बताइएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। देन इस दौरान उन्होंने अनेक वाद्य यंत्रों का अध्ययन किया। यानी कि जब उन्हें वाद्य यंत्रों पर वैज्ञानिक खोज करनी ही थी तो उन्होंने बहुत सारे वाद्य यंत्र देखे, जिसमें कुछ देशी थे, कुछ विदेशी थे, दोनों प्रकार के वाद्य यंत्र थे। वाद्य यंत्र पर किए जा रहे शोध कार्यों के दौरान उनके अध्ययन के दायरे में जहाँ वायलिन, चेलो या पियानो जैसे विदेशी वाद्य आए, वहीं वीणा, तानपुरा, मृदंग पर भी उन्होंने काम किया। देखिए, ये जो 1, 2 और 3 है, ये तीनों जो ये विदेशी वाद्य यंत्र है, ठीक है। और 1, 2 और 3 ये जो है ये देसी है, ये देशी वाद्य यंत्र है। तो इनके भी नाम आप एक बार पढ़ लीजिएगा पेपर से पहले, इजी हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर आप एक बार चैप्टर अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो आपको ये पूरा जो इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है। तो उन्होंने इन सभी को देखा, इन सभी पर शोध कार्य करने चाहे और इन सभी पर काम भी किया। उन्होंने वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर पश्चिमी देश की इस भ्रांति को तोड़ने की कोशिश की कि वाद्य यंत्र विदेशी वाद्य यंत्रों की तुलना में घटिया है। यानी कि वो जो ये उन्होंने वाद्य यंत्रों के कंपन के पीछे की साइंस रहस्य जो निकालना चाहते थे, वे ये इसलिए निकालना चाहते थे क्योंकि वे पश्चिमी देशों की भ्रांति को तोड़ना चाहते थे कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्य यंत्र की तुलना में घटिया है। यानी कि कुछ लोग हैं पश्चिम में जो सोचते थे कि भारतीय वाद्य यंत्र जो है वो विदेशी वाद्य यंत्र की तुलना में घटिया है, तो वो इसी भ्रांति को तोड़ना चाहते थे। उस जमाने के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री सर आशुतोष मुखर्जी को इस प्रतिभावान युवक के बारे में जानकारी मिली। यानी कि यहाँ पे आशुतोष मुखर्जी की बात की गई है, जो एक शिक्षा शास्त्री है। इनको श्री सर चंद्रशेखर वेंकटरामन के बारे में पता चला। उन्होंने उन्हीं दिनों कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का नया पद सृजित हुआ था। यानी कि उन्हीं दिनों में जब इन्हें सब पता चला वेंकटरामन के बारे में, तो उन्हीं दिनों कलकत्ता में एक पद रिलीज हुआ था। मुखर्जी महोदय ने रामन के समक्ष प्रस्ताव रखा कि वे सरकारी नौकरी छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद स्वीकार कर लें। यानी कि उन्होंने इनके सामने एक ऑफ़र रखा कि वह सरकारी नौकरी छोड़कर उनका ये प्रोफेसर वाला पद स्वीकार कर लें। रामन के लिए यह एक कठिन निर्णय था। मतलब रामन के लिए निर्णय लेना बहुत कठिन था कि ये स्वीकार करे या नहीं। उस ज़माने के हिसाब से वे एक अत्यंत प्रतिष्ठित सरकारी पद पर थे, जिसके साथ मोटी तनख्वाह और अनेक सुविधाएं जुड़ी हुई थी।
यानी कि उस ज़माने के अकॉर्डिंग जो सर की मतलब उपाधि थी, उन्हें जो भी सरकारी नौकरी पर वो जो है वो बहुत ही अच्छी नौकरी थी। तो वहाँ पे उन्हें अच्छी तनख्वाह भी मिलती थी और सुख सुविधा भी जुड़ी हुई थी। उन्हें नौकरी करते हुए 10 वर्ष बीत चुके थे, यानी कि उन्हें सरकारी नौकरी करते हुए 10 साल हो गए थे। ऐसी हालत में सरकारी नौकरी छोड़कर कम वेतन और कम सुविधाओं वाली विश्वविद्यालय की नौकरी में आने का फैसला करना हिम्मत का काम था। यानी कि फाइनली उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उन्हें प्रोफेसर बनना है। तो उन्होंने विश्वविद्यालय को प्रोफेसर के पद को ज्वाइन किया और सरकारी नौकरी को छोड़ दिया। रामन सरकारी नौकरी की सुख सुविधाओं को छोड़ सन 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की नौकरी में आ गए। यानी कि सन 1917 में उन्होंने वो सरकारी नौकरी छोड़ दी और विश्वविद्यालय यानी कि वो जो सर वाला वो था ऑफर, उन्होंने वो अपना लिया और वो उस नौकरी पर आ गए। उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। उनके लिए जो सरस्वती यानी कि संगीत जो है उसकी साधना सुख सुविधाओं से कहीं बढ़कर थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय में शैक्षणिक माहौल में वे अपना पूरा समय अध्ययन, अध्यापन और शोध में बिताने लगे। यानी कि उन्होंने कलकत्ता जो विश्वविद्यालय है वो उन्होंने वहाँ पर उनको शैक्षणिक माहौल प्रदान किया जाता था और वे अपना पूरा समय अध्ययन, अध्यापन और शोध में बिताने लगे। 4 साल बाद यानी कि सन 1921 में समुद्र यात्रा के दौरान जब रामन के मस्तिष्क में समुद्र के नीले रंग की वजह का सवाल हिलोरे लेने लगा, तो उन्होंने आगे इस देश में प्रयोग किए जिसकी प्रणीति रामन प्रभाव की खोज के रूप में जानी गई। रामन प्रभाव की खोज के रूप में जानी गई। तो ये जो रामन प्रभाव है गाइस, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इन्होंने जो समुद्र यात्रा पर खोज की है ना, उस खोज को ही रामन प्रभाव कहा गया है। इस खोज को ही रामन प्रभाव के रूप में दर्शाया गया है। रामन के अनेक ठोस द्रवों और तरल पदार्थों पर प्रकाश की किरण के प्रभाव का अध्ययन किया। यानी कि ठोस का मतलब होता है सॉलिड और द्रवों का मतलब होता है गैस और तरल का मतलब होता है लिक्विड। यानी कि रामन ने जो है वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के पदार्थों पर भी खोज की है। उन्होंने पाया कि जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस रवेदार पदार्थ से गुजरती है तो गुजरने के बाद उसके वर्ण में परिवर्तन आ जाता है। अब जो ये वर्ण है ना, इसका मतलब होता है रंग। यानी कि उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर यानी कि ठोस, द्रवों और तरल पदार्थों पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो उनका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है, उनके कलर में परिवर्तन आ जाता है। वजह ये होती है कि एक वर्णीय प्रकाश की किरण के फोटोन जब तरल या ठोस द्रव्य से गुजरते हुए उनके अणुओं से टकराते हैं तो इस टकराव से परिणाम स्वरूप वे या तो ऊर्जा का कुछ अंश खो देते हैं या तो पा जाते हैं। अब मतलब जब ये मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है और ये एक सन है, ठीक है। जब इस सन के जो ये है, ये किरणें इनके ऑब्जेक्ट से टकराएंगी, या तो इस किरणों को कुछ मिलेगा इनसे या तो ये किरणें अपना कुछ खो देंगी। इसलिए मतलब 2 कंडीशन होती है, पहली कुछ मिलेगा, इनकी कुछ मिलेगा और दूसरी कुछ खो देंगी, ठीक है। तो या तो कुछ इन्हें मिलेगा या तो ये खो देंगी कुछ। इसीलिए
इनके वर्ण में परिवर्तन आ जाता है कि या तो कुछ पाकर आती है या फिर कुछ खोकर आती है। दोनों ही स्थितियाँ प्रकाश के वर्ण में बदलाव लाती है, यानी कि दोनों ही स्थितियाँ रिफ्लेक्शन जो होता है उसमें बदलाव दे देती हैं। एक वर्णीय प्रकाश की किरणों में जो सबसे अधिक ऊर्जा बैंगनी रंग के प्रकाश में होती है, यानी कि बैंगनी रंग का जो प्रकाश होता है उसमें सबसे ज़्यादा वो क्या कहते हैं या सबसे ज़्यादा चेंज देखने को मिलता है। बैंगनी के बाद क्रमश बैंगनी सबसे स्ट्रॉन्ग, मतलब उसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और फिर इसके बाद देखने बैंगनी के अलावा भी कई और रंग है, जैसे नीला, आसमानी, हरे, पीला, नारंगी और लाल वर्ण का नंबर आता है, यानी कि बैंगनी के बाद इन सभी रंगों का नंबर आता है। इस प्रकार लाल वर्णीय प्रकाश की ऊर्जा सबसे कम होती है, यानी कि लाल वर्णीय प्रकाश जो है इसकी ऊर्जा सबसे कम होती है। एक वर्णीय प्रकाश तरल या ठोस रवों से गुजरते हुए जिस परिणाम में ऊर्जा खोता है या पाता है उसी हिसाब से उसका वर्ण परिवर्तित हो जाता है, यानी कि जैसे ही वो उसकी किरणें वहाँ से गुजरती है तो या तो कुछ पाएगा या फिर कुछ खोएगा। तो पाता है तो भी रंग चेंज होता है और खोता है तो भी रंग चेंज होता है। तो इसी परिवर्तन के कारण उसके रंग में परिवर्तन आता है। रामन की खोज भौतिक के क्षेत्र में एक क्रांति के समान थी। तो रामन ने जो खोजा था ना वो भौतिक यानी कि फिजिक्स के एरिया में एक क्रांति के समान थी। क्रांति का मतलब होता है ऐलान जंग, या फिर कह सकते हैं कि एक मतलब जंग के समान थी। इसका पहला परिणाम तो यह हुआ कि प्रकाश की प्रकृति के बारे में आइंस्टाइन के विचारों का प्रायोगिक प्रमाण मिल गया, यानी कि आइंस्टाइन ने भी पहले इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के ऊपर रिसर्च की हुई थी, तो उनका भी प्रमाण मिल गया। और जब इन दोनों ने प्रूफ कर दिया तो मतलब ये रियल हो गया। आइंस्टाइन के पूर्ववर्ती वैज्ञानिक प्रकाश को तरंग के रूप में मानते थे, यानी कि आइंस्टाइन ने जो खोज की थी उसके प्रकाश के जो तरंग थे उनको प्रकाश को तरंग के रूप में मानते थे। मगर आइंस्टाइन ने बताया, लेकिन आइंस्टाइन ने कहा कि प्रकाश अति सूक्ष्म कणों की तीव्र धारा के समान है, यानी कि प्रकाश जो है वो बहुत तेज़ी से ट्रैवल करता है। इन अति सूक्ष्म कणों की तुलना आइंस्टाइन ने बुलेट से की है। इन्हें फोटोन नाम दिया है। मतलब मैंने भी बताया ना कि प्रकाश की जो किरणें वो बहुत तेज़ी से ट्रैवल करती है, तो आइंस्टाइन ने इसकी तेज़ी की तुलना ना बुलेट से की है, कि बुलेट भी बहुत फास्ट चलती है, बहुत जल्दी पहुंच जाती है। तो उन्होंने इसकी तुलना बुलेट से की है और इन्हें फोटोन नाम दिया है। किनको? सूक्ष्म कणों को। रामन के प्रयोग ने आइंस्टाइन की धारणा का प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया। मतलब रामन ने जो खोजा वो आइंस्टाइन ने तो पहले ही खोज लिया था, अब उन दोनों ने मिलकर ना एक प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है हमको, क्योंकि एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन यह साफ तौर पर प्रमाणित करता है कि प्रकाश की किरण तीव्रगामी सूक्ष्म कणों के प्रवाह के रूप में व्यवहार करती है। यानी कि एक वर्णीय प्रकाश जो होता है उसके वर्ण में जब परिवर्तन आता है तो साफ तौर पर यह प्रमाणित करता है कि प्रकाश की किरण जो है वो एकदम तीव्रगामी सूक्ष्म कणों के प्रवाह के रूप में व्यवहार करती है, यानी कि एकदम तेज़ी से आती है। किसकी? एक वर्णीय प्रकाश की किरण। रामन की खोज की वजह से पदार्थों के अणु और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन सहज हो गया। यानी कि रामन ने जो ये खोज की है ना, इसकी वजह से अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन जो हम करते थे उसका वो सहज हो गया, यानी कि वो इजी हो गया।
पहले इस काम के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता था। लेकिन मतलब पहले इस काम के लिए यानी कि अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता था। ये जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि रोशनी पर जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं ना, उसके अणुओं को मतलब उसके छोटे छोटे जो कण होते हैं ना, उनको देखने के लिए इस्तेमाल होता है। यह मुश्किल तकनीकी है और गलतियों की संभावना बहुत अधिक है। यानी कि इस डिवाइस में गलतियों की संभावना बहुत अधिक है। रामन की खोज के बाद पदार्थ की आणविक और परमाणविक संरचना के अध्ययन के लिए रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिए जाने लगा। यानी कि अब जो है इस इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी को हटाकर इन्होंने रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी कर दिया है, बिकॉज अब इन्हें डिवाइस की नहीं, रामन की थ्योरी की ज़रूरत है। यह तकनीकी एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन के आधार पर पदार्थों के अणु और परमाणुओं की संरचना की सटीक जानकारी देता है। यानी कि रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, ये अब पदार्थों के अणु और परमाणुओं की संरचना की सटीक जानकारी देता है। इस जानकारी की वजह से पदार्थों का संश्लेषण प्रयोगशाला में करना तथा अनेक उपयोग पदार्थों का कृत्रिम रूप से निर्माण संभव हो गया। यानी कि इन्होंने जो खोज की थी रामन ने अणु और परमाणुओं पर, उसकी वजह से प्रयोगशाला में बहुत सारे कार्य कृत्रिम रूप से संभव हो सके। जो लोग पदार्थों पर खोज कर रहे थे ना, उनके कार्य संभव हो सके। रामन प्रभाव की खोज। अब हम पढ़ने वाले कि ये रामन प्रभाव क्या होता है। मैंने आपको पहले बताया कि रामन ने समुद्र पर जो खोज की थी ना, उसी को रामन प्रभाव कहा गया है। रामन प्रभाव की खोज ने रामन को विश्व के चोटी के वैज्ञानिक की पंक्ति में ला खड़ा किया। यानी कि रामन ने जो खोज की थी, उसके कारण वो एकदम टॉप वाले लिस्ट में आने लगे। पुरस्कारों और सम्मानों की तो जैसे झड़ी सी लग गई थी। अब हम पढ़ेंगे उन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले और कब कब मिले। ठीक है। उन्हें सन 1924 में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता मतलब ये जो है, ये उनका पहला पुरस्कार है। उससे सम्मानित किया गया। किससे? रॉयल सोसाइटी की सदस्यता से। गाइस, ये जो अब अंडरलाइन करने वाली हूँ मैं, ये भी आप एक बार नोटबुक में लिख लीजिएगा, बिकॉज दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। क्वेश्चन आंसर में पूछा गया है कि उन्हें किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। मतलब कुछ इसी तरह से क्वेश्चन है, तो उसका आंसर यहीं से होगा। ठीक है, पहला पुरस्कार ये था। अब सेकंड पुरस्कार जो है वो है सन 1929 में उन्हें सर की उपाधि प्रदान की गई। सन 1929। गाइस, मेरी अंडरलाइन अच्छी नहीं होती ना, में उन्हें सर की उपाधि प्रदान की गई। ठीक है। ठीक अगले ही साल, यानी कि 1930 की बात हो रही है, 1930 में उन्हें विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी कि 1930 में उन्हें मिला नोबेल पुरस्कार। उन्हें और भी कई पुरस्कार मिले, जैसे रोम के मैथ्यूसी पदक, रॉयल सोसाइटी का ह्यूज पदक, फिलाडेल्फिया इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन पदक। ये भी पढ़ा नहीं जा रहा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। ये बनेगा फिलाडेल्फिया इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन पदक। अब है सोवियत रूस के
अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार मिला उनको। और सन 1954 में रामन को देश का यानी कि भारत का सर्वोच्च सम्मान दिया गया जो है भारत रत्न। तो यानी कि सन 1954 में उन्हें कौन सा अवार्ड मिला? भारत रत्न। वे नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे, यानी कि वो इंडिया के ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। उनके बाद ये पुरस्कार भारतीय नागरिकता वाले किसी अन्य वैज्ञानिक को भी तक नहीं मिल पाया है। यानी कि ये जो पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार, ये उनके बाद बहुत कम लोगों को मिला है। उन्हें अधिकांश सम्मान उस दौर में मिले हैं जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था। यानी कि अब बोल रहे कि उन्हें अधिकांश सम्मान यानी कि उन्हें ज़्यादातर पुरस्कार तब मिले जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था। उन्हें मिलने वाले सम्मानों ने भारत को एक नया आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दिया। यानी कि उनको जो पुरस्कार मिले तो उन्होंने भारत के लोगों के दिलों में एक नया आत्मसम्मान और आत्मविश्वास जगाया। विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने एक नई भारतीय चेतना को जागृत किया। भारतीय संस्कृति से रामन को हमेशा ही गहरा लगाव रहा है। इन्होंने अपनी भारतीय पहचान को हमेशा अक्षुण्ण रखा मतलब आगे रखा। यानी कि रामन को ना इंडियन कल्चर से बहुत प्यार रहा है, तो उन्होंने हमेशा इंडियन ड्रेसिंग सेंस को ही अपनाए रखा। अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि के बाद भी उन्होंने अपने दक्षिण भारतीय पहनावों को नहीं छोड़ा। मतलब उनको इतने सारे पुरस्कार मिले, वो इतने फेमस हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने इंडियन ड्रेसेस को नहीं छोड़ा, इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेसेस को नहीं छोड़ा। वे कट्टर शाकाहारी थे, यानी कि वे शाकाहारी थे, बहुत अच्छे वाले, जो एकदम मतलब अपने उस पर टिके रहते, अपने धर्म पर टिके रहते। मदिरा के सख्त परहेज रखते थे, शराब बिल्कुल नहीं पीते थे वो। जब वे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने स्टॉकहोम गए तो वहाँ उन्होंने अल्कोहल पर रामन प्रभाव का प्रदर्शन किया। यानी कि उन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला था? सन 1954 में। जब वो ये पुरस्कार लेने गए थे तो वहाँ पर उन्हें अल्कोहल ऑफ़र किया गया, लेकिन उन्होंने अल्कोहल ना पीकर उस पर रामन प्रभाव का प्रदर्शन दे दिया। बाद में आयोजित पार्टी में जब उन्होंने शराब पीने से इनकार किया तो एक आयोजक ने परिहास में उनसे कहा कि रामन ने जब अल्कोहल पर रामन प्रभाव का प्रदर्शन कर हमें आह्लादित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो रामन पर अल्कोहल के प्रभाव का दर्शन करने से कैसा परहेज क्यों? यानी कि उस पार्टी में आए, उस पार्टी में गए, उसमें उन्होंने अल्कोहल पिया तो नहीं, अल्कोहल पीने से मना कर दिया और ऊपर से अल्कोहल पर रामन प्रभाव का प्रदर्शन दे दिया। तो उसी पार्टी में एक गेस्ट ने कहा कि जब पीनी ही नहीं थी तो इस पर रावण प्रभाव का प्रदर्शन देकर हमें आह्लादित करने में कोई कसर क्यों नहीं छोड़ी? तो रामन आपने ऐसा मतलब आह्लादित करने में कसर तो नहीं छोड़ी, तो रामन अल्कोहल के प्रभाव का प्रदर्शन करने से परहेज क्यों? रामन का वैज्ञानिक व्यक्तित्व प्रयोगों और शोध पत्र लेखन तक ही सिमटा हुआ नहीं था। मतलब ऐसा नहीं था कि रामन जो सिर्फ शोध पत्र ही लिखते थे। उनके अंदर एक राष्ट्रीय चेतना थी और वे देश में वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन के विकास के प्रति समर्पित थे। ये रामन जो है वो ऐसा नहीं है कि उनका जीवन सिर्फ शोध पत्रों में लिपटा हुआ था। वह एक क्या कहते हैं,
देश प्रेमी भी थे, ऐसा कह सकते हैं। उन्हें अपने शुरुआती दिन हमेशा ही याद रहे, जब उन्हें ढंग से प्रयोगशाला और उपकरणों के अभाव में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। यानी कि उन्होंने जब शोध कार्य करना शुरू किया था तो उनको वो दिन याद ही रहे कि किस तरह उनके पास कम उपकरण होते हुए भी वह शोध कार्य करते थे। इसीलिए उन्होंने एक अत्यंत उन प्रयोगशाला और शोध संसाधन की स्थापना की जो बेंगलोर में स्थित है और इन्हीं के नाम पर रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम से जाने जाती है। यानी कि वो दिन भूले नहीं है, तो वो नहीं चाहते थे कि फिर से किसी के साथ ऐसा हो, तो इसलिए उन्होंने एक क्या कह सकते हैं इंस्टीट्यूट खोला जो है बेंगलोर में। तो इंस्टीट्यूट जो है ना, इसका नाम भी रामन के नाम पर ही रखा गया। इसका नाम है रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट। आप इसे भी याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। भौतिक शास्त्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक शोध पत्रिका प्रारंभ की। यानी कि अब भौतिक शास्त्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि भौतिक शास्त्र यानी कि फिज़िक्स में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिज़िक्स नामक इंडियन जर्नल ऑफ फिज़िक्स, ये एक शोध पत्रिका का नाम है जो इन्होंने प्रारंभ की थी। अपने जीवन काल में इन्होंने सैकड़ों शोध छात्रों का मार्गदर्शन किया है। यानी कि इन्होंने अपने जीवन काल में सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं जो शोध करना चाहते हैं, तो उन्हीं का इन्होंने मार्गदर्शन किया है। जिस प्रकार एक दीपक से अन्य कई दीपक जल उठते हैं, उसी प्रकार उनके शोध छात्रों ने आगे चलकर काफ़ी अच्छा काम किया। मतलब जिनको वो जो इंटरेस्ट दिखा रहे थे ना शोध कार्यों में, तो उन्हीं बच्चों ने आगे चलकर बहुत अच्छा काम किया। इन्हीं में कई छात्र बाद में उच्च पदों पर प्रतिष्ठित हुए। यानी कि इन्हीं में से कुछ छात्र बाद में अच्छे पद पर बैठे। विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए वे करेंट साइंस नामक एक पत्रिका का भी संपादन करते थे। यानी कि विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए, विज्ञान को देश तक पहुंचाने के लिए वे करेंट साइंस नामक पत्रिका का भी संपादन करते थे। रामन प्रभाव केवल प्रकाश की किरणों तक ही सीमित नहीं था। मतलब रामन प्रभाव जो वो सिर्फ प्रकाश की किरणों के लिए ही नहीं था, उन्होंने अपने व्यक्तित्व के प्रकाश की किरण से पूरे देश को आलोकित और प्रभावित किया। और रामन प्रभाव उन्होंने एक बार अपने ऊपर भी लागू किया कि मतलब उन्होंने एक बार साइंस के लिए आगे कदम बढ़ाया, तो उसी से देश के अन्य लोग भी आगे बढ़कर आने लगे साइंस के लिए। उनकी मृत्यु 21 नवंबर सन 1970 के दिन 82 वर्ष की आयु में हुई। यानी कि ये जो रामन है, इनका जो डेथ डे है यानी कि 21 नवंबर सन 1917 को ये मर गए, और उस दिन ये जो है 82 साल के हो गए थे। रामन वैज्ञानिक चेतना और दृष्टि की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। यानी कि रामन जो है वो वैज्ञानिक चेतना और दृष्टि यानी कि नज़र की साक्षात मूर्ति थे। उन्होंने हमें हमेशा ही यह संदेश दिया है कि हम अपने आसपास घट रही विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं की छानबीन एक वैज्ञानिक दृष्टि से करें। यानी कि उन्होंने हमेशा हमें यही सिखाना चाहा है कि हमारे आसपास घट रही इन घटनाओं को हम नोटिस करें और इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न हम खोज कर निकालें। तभी तो उन्होंने संगीत के सुर, ताल और प्रकाश की किरणों की आभा के अंदर से वैज्ञानिक सिद्धांत खोज निकाले। तभी तो उन्होंने सुरताल यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स और
लाइट के अंदर के वैज्ञानिक सिद्धांत खोज निकाले। हमारे आसपास ऐसी ना जाने कितनी ही चीज़ें हैं जो बिखरी पड़ी है। देखिए अपने आसपास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनकी जगह पर नहीं है। मतलब ये रूम की चीज़ों की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है वातावरण की। तो वातावरण में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनकी जगह पर नहीं है, जो अपने पात्र की तलाश में है। अपने पात्र यानी कि जो अपने घर की तलाश में है। ज़रूरत है रामन के जीवन से प्रेरणा लेने की और प्रकृति के बीच छुपे वैज्ञानिक रहस्य का भेदन करने की। हमें ज़रूरत है कि हम विज्ञान के रहस्य को खोलें और जैसे ही हम रामन जी से प्रेरणा लें और कि हमें किस तरह वैज्ञानिक रहस्य को खोलना चाहिए। सो गाइस, इसी के साथ अपना चैप्टर होता है फिनिश। चौथा, वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन। सो आप हमें इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैं कमेंट सेक्शन में भी डाल दूँगी। आप हमें इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट इट बिलो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।